नाइन यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी के पिछले आंगन में दूसरे दौर के मूल्यांकन के लिए एक से अधिक परीक्षक थे। इस समय हर कोई हक्का बक्का था। विवान को अविश्वास से देख रहा था, मानो वे किसी राक्षस को देख रहे हों। नकुल का रिकॉर्ड टूट गया है। जसवीर स्तब्ध था। आमतौर पर ट्रिपल इल्यूजन के दूसरे दौर के लिए आम लोगों को उससे बाहर निकलने में 1.5 घंटा लगता था। नकुल ने उस समय सभी भ्रमों को तोड़ने में केवल 15 मिनट का समय लिया था, जो आश्चर्यजनक था, और मार्शल आर्ट्स एकेडमी के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। लेकिन अब यह रिकॉर्ड फिर से टूट गया है। 7 मिनट, इसे तोड़ने में केवल 7 मिनट लगे। डोविश ने निराश मुस्कान दी। क्या इस युवा व्यक्ति के दिल में एक भी विचलित करने वाला विचार नहीं है? नाइन यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी के एल्डर्स के रूप में जसवीर और डोविश का कल्टीवेशन स्वाभाविक रूप से कम नहीं हो सकता था, और उनका ज्ञान और भी असाधारण था। लेकिन इस समय उन दोनों को हैरानी महसूस हुई। 7 मिनट में सभी भ्रमों को तोड़ने का क्या मतलब था? हालांकि झटके के बाद उन दोनों ने खुशी के भाव दिखाए। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, यह सचमुच महान है। जसवीर ने कहा, नाइन यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी साल में एक बार छात्रों का नामांकन करती है। ऐसे विशालकाय, प्रतिभाशाली और मानसिक रूप से मजबूत शिष्य की भर्ती करके वे कैसे खुश नहीं हो सकते थे? यदुनाथ का चेहरा उदासी भरा था। कुछ ही देर पहले वह आत्मविश्वास से दावा कर रहा था कि निखिल के भ्रम से सबसे पहले बाहर निकलने की सबसे अधिक संभावना है। अगले ही पल विवान भ्रम से बाहर आ गया। यहाँ तक कि नकुल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वह अपनी बूढ़ी इज्जत कहाँ रखता? फॉर्मेशन के बाहर विवान पास के एक नीले पत्थर पर गया और खुद ही बैठ गया। उसके लिए वे तीनों भ्रम वास्तव में कुछ खास नहीं थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आगामी तीसरे दौर के मूल्यांकन के बारे में सोच रहा था। तीसरा दौर एक सीधी लड़ाई थी, एक वास्तविक लड़ाई, और उसे इस क्षेत्र में अनुभव की कमी थी, इसलिए उसे ध्यान से सोचना पड़ा। आखिर यह परीक्षार्थी कमजोर नहीं थे। सबसे बुरे भी बॉडी टेम्परिंग के दूसरे स्तर पर थे, जिनसे लहे और अन्य की तुलना नहीं की जा सकती थी। यह दृश्य जसवीर और डोविश की आंखों में पड़ा और उन दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। अभिमानी या अधीर नहीं, शांत और शांतिपूर्ण। अच्छा, बहुत अच्छा, जसवीर ने कहा। यदुनाथ ने कोल्ड स्नॉट किया। गहरा होने का ढोंग। जसवीर और डोविश थोड़े निराश थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी खंडन नहीं किया। जब उसके भतीजे की लाइमलाइट चोरी हो गई तो यदुनाथ का नाखुश होना स्वाभाविक था। इस समय विशाल फॉर्मेशन के अंदर सैकड़ों परीक्षार्थी अभी भी संघर्ष कर रहे थे। चारों ओर देखकर कुछ के चेहरे फीके थे, कुछ के चेहरे विकृत थे, कुछ नशे में थे और कुछ पसीने से लथपथ थे। स्पष्ट रूप से अत्यंत परीक्षणों को सहन कर रहे थे। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। विशाल फॉर्मेशन के अंदर दूसरा व्यक्ति जिसने अपनी आंखें खोली, यह व्यक्ति निखिल था। यदुनाथ एक बात में गलत नहीं था। अपने बड़े भाई नकुल से प्रभावित होकर निखिल की इच्छा शक्ति वास्तव में मजबूत थी। निखिल को खुद भी इसमें बहुत आत्मविश्वास था। आधा घंटा, निखिल ने खुद से बुदबुदाया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। आधा घंटा, यह उपलब्धि उसके बड़े भाई नकुल की बराबरी नहीं कर सकती थी, लेकिन यह अपने साथियों में गर्व करने लायक थी। उसने विशाल फॉर्मेशन में अन्य परीक्षार्थियों को घमंड से स्कैन किया। विवान को भ्रम में संघर्ष करते हुए देखना चाहता था, लेकिन उसने जल्दी से माथा नवाया। विवान की आकृति विशाल फॉर्मेशन में कहीं नहीं थी। उसने फॉर्मेशन के बाहर देखा और उसके गाल तुरंत विकृत हो गए। उसने सोचा था कि विवान अभी भी भ्रम में संघर्ष कर रहा होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष पहले ही बाहर आ चुका था और आराम से आंखें बंद करके आराम कर रहा था। धिक्कार है, उसकी आंखों में हत्या का इरादा भर गया था। नीले पत्थर पर जैसे निखिल की नजर को महसूस करते हुए विवान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। निखिल को देखकर, जो विशाल फॉर्मेशन में अपनी मुट्ठियां भींच रहा था, उसने आधी मुस्कान दिखाई और कहा, प्रतिभाशाली जाग गए। निखिल का चेहरा गंभीर हो गया। उसे टैलेंट टेस्ट में विवान ने ओवरशैडो आउट कर दिया था और अब अप्रत्याशित रूप से विवान ने दूसरे दौर के मानसिक दृढ़ता मूल्यांकन में भी लाइमलाइट चुरा ली थी। अगर विवान नहीं होता तो वह इस मार्शल आर्ट्स एकेडमी के मूल्यांकन में सबसे चमकदार व्यक्ति होता। ओह प्रतिभाशाली, तुम इतने नाखुश क्यों दिख रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पाद रोक रहे हो? विवान ने हैरानी का दिखावा किया। निखिल और सहन नहीं कर पाया और दहाड़ उठा। तुमने क्या कहा? छोटे, तो तुम सच में पादना चाहते थे, लेकिन वह पाद काफी बदबूदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इसे रोक रखा था। विवान हंसा। निखिल का चेहरा और भी विकृत हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह विवान के जाल में फंस गया था। तुम्हें धिक्कार है, बस इंतजार करो। मैं निखिल कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। तुम केवल मर सकते हो, तुम्हें मरना ही होगा। निखिल का चेहरा भयानक था। विवान ने अचानक स्नेह किया। उस बात पर हमारे विचार आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे हैं। तुम कुछ दिन पहले मुझे एक चट्टान से फेंकना नहीं भूलेगे, है ना? उसने निखिल को घूरा। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी हो गईं। हत्या का इरादा रेडिएट कर रहा था। तुम निखिल, विवान के हत्या के इरादे से चौंक गया और अनायास ही एक कदम पीछे हट गया। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह क्रिया कुछ शर्मनाक थी और उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया, शर्म और गुस्से से भरा हुआ। विवान ने कोल्ड स्नॉट किया। अब निखिल से परेशान नहीं हुआ और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। समय मिनट दर मिनट बीतता गया।
फॉर्मेशन के अंदर एक के बाद एक परीक्षार्थी जागे। अंततः दूसरे दौर का मूल्यांकन समाप्त हो गया। 500 से अधिक परीक्षार्थियों में से केवल 206 योग्य हुए और बाकी सभी बाहर कर दिए गए। 15 मिनट आराम करें। उसके बाद एक परीक्षक आपको तीसरे दौर के मूल्यांकन के स्थान पर ले जाएगा। दूसरे दौर के प्रभारी परीक्षक ने कहा, फिर मुड़ा और चला गया। दूर जसबीर और डोबिश ने विवान पर नजर डाली, फिर 9 यांग मार्शल एकेडमी के दूसरे हिस्से की ओर चले गए। 9 स्टार प्रतिभा, 15 मिनट में ट्रिपल इल्यूजन को तोड़ना। मैं वास्तव में इस छोटे लड़के के तीसरे दौर में प्रदर्शन का इंतजार कर रहा हूँ। जसबीर हल्के से मुस्कुराया और डोबिश ने भी सिर हिलाया। केवल यदुनाथ का भाव अच्छा नहीं था। आंगन में 200 से अधिक लोग एक दूसरे से दूरी पर खड़े थे। उनमें से कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था और यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति कुछ सतर्कता भी दिखा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि तीसरा दौर एक द्वंद्व था और किसी को नहीं पता था कि उनके बगल वाला व्यक्ति अगला उनका दुश्मन बन जाएगा या नहीं। विवान एक नीले पत्थर पर बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उसके भाव शांत थे। जल्द ही 15 मिनट बीत गए और तीसरे दौर का मूल्यांकन शुरू हुआ। मूल्यांकन का यह दौर 9 यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी के प्रशिक्षण मैदान में आयोजित किया गया था। विवान परीक्षार्थियों के साथ प्रशिक्षण मैदान में गया, जहां उसने 1 दर्जन से अधिक प्रशिक्षण मंच देखे, जिनमें से प्रत्येक काफी विशाल था। प्रशिक्षण मैदान में खड़े सभी परीक्षार्थी थोड़े घबराए हुए थे। यह दौर उनके भाग्य का फैसला करेगा। तीसरे दौर के मूल्यांकन का प्रभारी एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसने परीक्षार्थियों को स्कैन किया और उदासीनता से कहा, तीसरे दौर के मूल्यांकन के लिए यह 2 पर 2 द्वंद्व होगा। विजेता रहता है और मार्शल एकेडमी का शिष्य बन जाता है। जो असफल होते हैं वे अगले साल फिर से मूल्यांकन में भाग ले सकते हैं। परीक्षार्थियों ने जल्दी से सिर हिलाया। एल्डर यदुनाथ, कृपया लॉट निकालें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 9 यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने तीसरे दौर के मूल्यांकन के लिए विरोधियों का निर्धारण लॉट निकाल कर किया। विवान परीक्षार्थियों के बीच खड़ा था। तभी उसने खुद पर एक दुर्भावनापूर्ण नजर महसूस की। उसने अपना सिर घुमाया और दूसरी तरफ निखिल को देखा, जो उसे दूर से ठंडी स्नेह के साथ घूर रहा था। यह देखकर विवान मूल रूप से परिणाम जानता था। निश्चित रूप से 15 मिनट बाद मैच सूची की घोषणा की गई और उसका प्रतिद्वंदी निखिल था। तुम छोटे, बस इंतजार करो। निखिल ने विवान को दुर्भावनापूर्ण ढंग से घूरा। कोई आश्चर्य नहीं दिखाया और गला काटने का इशारा किया। विवान ने निखिल को एक ठंडी नजर दी। उसका दिल तिरस्कार से भरा था। प्रशिक्षण मैदान से दूर एक ऊंचे मंच पर जसवीर और डोबिश ने फ्राउनिंग किया। यदुनाथ को वापस जाते हुए देखा। उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। वे मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते थे कि किस तरह की चालबाजी शामिल थी। हालांकि क्योंकि परिणाम पहले ही तय हो चुका था, वे और कुछ नहीं कह सकते थे। अगर उन्होंने अब संदेह उठाया तो क्या वे मार्शल एकेडमी के अपने ही चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारेंगे? शुरू करो। तीसरे दौर के मूल्यांकन के प्रभारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया। 9 यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी के प्रशिक्षण मैदान में कुल 18 प्रशिक्षण मंच थे। इस समय सभी 18 मंचों पर एक साथ द्वंद्व हो रहे थे। तुरंत चीखें गूंज उठी और तलवारों और चाकुओं का टकराव लगातार हो रहा था। मार्शल आर्टिस्टों के बीच द्वंद्व वास्तव में असाधारण है। विवान 18 प्रशिक्षण मंचों पर हो रही लड़ाइयों को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें कभी कभी चमकती थीं। उसने कुछ दिन पहले ही मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन शुरू किया था और मार्शल आर्टिस्टों के बीच वास्तविक द्वंद्वों का बहुत कम अनुभव था। लहे के साथ उसकी लड़ाई कुछ खास नहीं थी। इस समय विभिन्न परीक्षार्थियों के बीच द्वंद्वों को देखकर उसने बहुत कुछ सीखा। द्वंद्व जारी रहे। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग जीते और उत्साहित होकर जयकार करने लगे। बेशक जहाँ विजेता थे वहाँ स्वाभाविक रूप से हारने वाले भी थे। जो असफल हुए वे सभी अनिच्छुक भावों के साथ चले गए। उनकी आत्माएं खो गयीं। जल्द ही आधा घंटा बीत गया। विवान, निखिल, इस दौर के मूल्यांकन के प्रभारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पुकारा। निखिल ने विवान पर स्नेह किया और सबसे पहले प्रशिक्षण मंच पर कदम रखा। मंच पर खड़ा होकर उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली और उसे मंच के नीचे विवान की ओर तिरछे इशारा किया। यह दंभपूर्ण मुद्रा विवान को नीचे देखते हुए उसे बहुत सहज महसूस करा रही थी। मूर्ख, विवान ने शाप दिया। शांत भाव से उसने हथियार रैक से एक लंबी कटार निकाली और प्रशिक्षण मंच पर कदम रखा। तुरंत हर किसी की नजर उन दोनों पर थी। 9 स्टार प्रतिभा बनाम 5 स्टार प्रतिभा, इसमें कोई संदेह नहीं। विवान और निखिल के बीच का द्वंद्व इस तीसरे दौर के मूल्यांकन में सबसे आकर्षक था। यह देखकर कि दोनों तैयार थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। शुरू करो। रुको, तभी निखिल ने अचानक बोला। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है? निखिल ने विवान पर नजर डाली और जोर से कहा, मार्शल आर्ट्स का मार्ग कठिनाइयों से भरा है और कल्टीवेशन यात्रा पर किसी भी समय विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवान और मेरे बीच का द्वंद्व केवल एक स्पर्धात्मक मैच होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे की जान ले सकते हैं। मेरा मानना है कि केवल इसी तरह से हम अपनी मार्शल आर्ट्स क्षमता को पूरी तरह से उजागर कर सकते हैं। खुश, यह शब्द सुनकर उपस्थित सभी परीक्षार्थी हिल गए। आप रोकने की कोई जरूरत नहीं। आप प्रतिद्वंदी की जान ले सकते हैं।
क्या यह मृत्यु तक की लड़ाई नहीं है? यह सभी परीक्षार्थियों के भाव बदल गए। तीसरे दौर के मूल्यांकन की अध्यक्षता करने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी भौं चढ़ाई और कहा, नहीं, 9 यांग मार्शल मिशन की स्थापना दशकों पहले हुई थी और उसके मूल्यांकन के इतिहास में ऐसी बात कभी नहीं हुई है। आमतौर पर इसकी अनुमति नहीं है। निखिल ने सिर हिलाया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के शब्दों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। इसके बजाय उसने अपना सिर दूसरी तरफ ऊंचे मंच की ओर घुमाया। एल्डर सभी यहाँ हैं। क्या यह अनुमेय है या नहीं? उनके विचारों के लिए क्यों न पूछें? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर घुमाया और ऊंचे मंच की ओर देखा। केवल वह ही नहीं, हर कोई उधर देखा, जिसमें विवान भी शामिल था। जसवीर और डोबिश ने सिर हिलाया, इसे वीटो करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यदुनाथ, जो उनके बगल में था, पहले बोला। यदुनाथ ने उदासीनता से कहा, मार्शल आर्ट्स का मार्ग वास्तव में आसान नहीं है। क्योंकि आपने इस मार्ग को चुना है, इसलिए आपको हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव पूरी तरह से असमुचित नहीं है। बेशक मृत्यु तक की लड़ाई में शामिल होने के लिए दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है, तो उन्हें खुद तय करने दें। खुश उनके चारों ओर परीक्षार्थी एक बार फिर हिल गए। मार्शल मेंशन के एल्डर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। हालांकि कई लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मृत्यु तक की लड़ाई का गवाह बनना आसान नहीं है और कई लोग तमाशा देखना चाहते थे। मार्शल आर्ट्स के मंच पर निखिल ने विवान को घूरा और स्नेह किया। कैसा लगा विवान? क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हें आज्ञाकारिता से दूर हो जाने की सलाह देता हूँ। कायर मार्शल आर्ट्स के मार्ग पर कदम रखने के योग्य नहीं है। यह सुनकर उनके चारों ओर हर किसी ने विवान को देखा। विवान ने अंदर ही अंदर स्नॉट किया। उसके भाव पूरे समय शांत रहे और कहा, कोई आपत्ति नहीं है। 2 जीवन जीकर वह कभी भी चुनौती के सामने पीछे नहीं हटेगा, खासकर निखिल जैसे किसी व्यक्ति के सामने तो बिल्कुल नहीं। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। अगर यह मृत्यु तक की लड़ाई है तो क्या? अगर लड़ाई है तो लड़ो। ऊंचे मंच पर जसवीर और डोबिश असहाय थे, क्योंकि विवान और निखिल दोनों सहमत हो गए थे। वे और कुछ नहीं कह सकते थे। इसके अलावा इन दोनों में से मूल रूप से केवल एक को ही रहना था, तो हारने वाला जीवित रहता है या मर जाता है, इसका अब ज्यादा महत्व नहीं था। यदुनाथ खड़ा हुआ और कहा कि यह तय हो गया है तो द्वंद्व शुरू होता है। द्वंद्व के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। पलक झपकते ही हर किसी की नजर मार्शल आर्ट्स के मंच पर टिक गई, जहां विवान और निखिल थे। इस क्षण भी अन्य मार्शल आर्ट्स के मंचों पर भी द्वंद्व रुक गए। मूल रूप से यह दोनों इस मार्शल आर्ट्स मूल्यांकन में सबसे चमकदार व्यक्ति थे, और अब जब उनका द्वंद्व मृत्यु तक की लड़ाई बन गया था तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से और भी बढ़ गया। मार्शल आर्ट्स के मंच पर निखिल ने भयानक रूप से मुस्कुराया, विवान को क्रूरता से घूरते हुए। छोटे, तुम पिछली बार भाग्यशाली थे और बाल बाल बचे थे, इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। विवान के भाव शांत थे और उसके हाथ में लंबी कटार से हल्की ठंडी चमक निकल रही थी। बहुत बकवास। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसने अपने दाहिने पैर से मार्शल आर्ट्स के मंच पर स्टॉम्प किया और उसका पूरा शरीर पलक झपकते ही आगे बढ़ा। निखिल ने कोल्ड स्नॉट किया। उसने भी अपनी तलवार पकड़ी और हमले का सामना किया। उनकी आकृतियां मार्शल आर्ट्स के मंच पर आपस में गुंथी हुई थीं। कटारें और तलवारें लगातार टकरा रही थीं। क्लैंग क्लैंग की आवाजें निकल रही थीं। निखिल की तलवार की मुद्रा बहुत तेज थी। हर का उद्देश्य घातक वार करना था, जिससे कई परीक्षार्थियों को ठंडक महसूस हुई। यह निखिल न केवल एक 5 स्टार प्रतिभाशाली है, बल्कि बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर के चरम पर भी है। वह वास्तव में भयानक है। तुलनात्मक रूप से हालांकि विवान 9 स्टार प्रतिभाशाली है, वह केवल बॉडी रिफाइनमेंट 3rd लेयर पर है। उनके बीच का अंतर काफी बड़ा है। वह विवान सच में एक 9 स्टार प्रतिभाशाली और उसका भविष्य अभी बहुत लंबा है। इस समय क्यों दिखावा करें? अब यह अच्छा है। वह शायद कुछ खतरे में है। किसी ने फुसफुसाया। मार्शल आर्ट्स का मार्ग गहरा और रहस्यमय है। प्रत्येक छोटे दायरे के बीच का अंतर अक्सर बहुत बड़ा होता है। आमतौर पर बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर का एक मार्शल आर्टिस्ट एक साथ 10 बॉडी रिफाइनमेंट 3rd लेयर मार्शल आर्टिस्टों से बिना हार के लड़ सकता है। ताकत, गति और प्रतिक्रिया के मामले में एक बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर मार्शल आर्टिस्ट एक बॉडी रिफाइनमेंट 3rd लेयर मार्शल आर्टिस्ट से बहुत बेहतर होता है। कई परीक्षार्थियों ने सिर हिलाया, यह सोचते हुए कि विवान जल्द ही हार जाएगा। हालांकि जल्द ही हर कोई फिर से हिल गया, निखिल का सामना करते हुए, जो बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर के चरम पर था। विवान में गिरावट का कोई संकेत नहीं दिखा। हालांकि निखिल के हमले भयंकर थे। विवान के हाथ में लंबी कटार हमेशा निखिल की तलवार को रोकने में कामयाब रही। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। मार्शल आर्ट्स के मंच पर कटारें और तलवारें लगातार टकरा रही थीं। प्रकाश की चिंगारियां बिखर रही थीं। विवान के भाव शांत थे। उसके हाथ में लंबी कटार दिव्य सहायता प्राप्त लग रही थी। हर वार में अपार बल था। यह दूसरी बार था जब वह एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट से लड़ रहा था।
लेकिन तीसरे दौर का मूल्यांकन शुरू होने के बाद से वह अन्य परीक्षार्थियों के द्वंद्वों का अवलोकन कर रहा था, जिससे उसे मार्शल आर्टिस्टों के बीच युद्ध के बारे में काफी ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसकी युद्ध शक्ति निखिल से कम नहीं थी। बार बार के टकराव के बाद वह और निखिल वास्तव में बराबर थे, जिससे विजेता का निर्धारण करना मुश्किल हो गया था। बस करो, अचानक निखिल ने एक ठंडी चीख लगाई। विवान के भाव थोड़े बदल गए, यह महसूस करते हुए कि निखिल के हाथ में तलवार भयानक हो गई थी। तलवार के शरीर पर वास्तव में हरे रंग की एक परत दिखाई दी थी। स्विश, पलक झपकते ही उसकी बाईं बाह पर तलवार से वार हुआ। उसके कपड़े फट गए और खून रिसने लगा। निखिल ने कोल्डली हंसा और कहा, अगर तुम 9 स्टार प्रतिभाशाली हो तो क्या? अगर तुमने 7 मिनट में भ्रम को तोड़ दिया तो क्या? मुझे निखिल को चोट पहुंचाई। तुम्हारे पास केवल एक ही रास्ता है, मृत्यु। उसकी तलवार का वेग और भी भयंकर हो गया और उसकी तलवार के एक वार से हवा में तलवार की लकीरें दिखाई दी। इस दृश्य ने तुरंत सभी के भाव बदल दिए। यह क्या है? एक मार्शल स्किल। निश्चित रूप से यह एक मार्शल स्किल होनी चाहिए, किसी ने उत्साह से कहा। मार्शल स्किल्स युद्ध तकनीकें हैं जो मार्शल आर्टिस्टों के पूरक हैं। उनकी युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ाती हैं। कभी कभी शक्तिशाली मार्शल स्किल्स एक मार्शल आर्टिस्ट को कई छोटे दायरों में भी लड़ने की अनुमति दे सकती हैं। 9 यांग मार्शल मिशन में प्रवेश करने के विवान के उद्देश्यों में से एक मिशन के भीतर मार्शल आर्ट्स युद्ध तकनीकें थीं। इस क्षण दूर ऊंचे मंच पर जसवीर और डोबिश भी हिल गए। बॉडी रिफाइनमेंट स्तर की मध्यवर्ती मार्शल स्किल सेटिंग सन 8, जसवीर ने गहरी आवाज में कहा। उसने और डोबिश ने यदुनाथ को देखा जो भावहीन रहा, जिससे उन दोनों ने फ्राउनिंग किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। मार्शल आर्ट्स के मंच पर कटारों और तलवारों की आवाज लगातार गूंज रही थी। इस समय निखिल जो सेटिंग सन 8 का प्रदर्शन कर रहा था, निसंदेह बहुत शक्तिशाली था। विवान को निराशाजनक स्थिति में धकेल रहा था और उसके शरीर पर कई और तलवार के निशान दिखाई दिए। यह विवान, मुझे डर है कि वह खत्म हो गया है, कोई शक नहीं, वह मर चुका है। हर किसी ने सिर हिलाया, यह मानते हुए कि विवान हारने वाला था। आखिर निखिल विवान से एक छोटा दायरा ऊपर था और अब एक मार्शल स्किल के साथ ऐसी परिस्थितियों में विवान का हारना निश्चित था। मार्शल आर्ट्स के मंच पर निखिल ने स्नेह किया। उसकी तलवार की गति एक इंद्रधनुष की तरह थी। वे दो बेकार लोग, रवि और माजी, एक छोटी लड़की को सफलतापूर्वक अपमानित भी नहीं कर सके। वे इतने बेकार हैं। अगर वे दोनों बेकार लोग थोड़े और सक्षम होते तो भले ही तुम छोटे जीवित लौटते। अपनी बहन को अपमानित होकर मरते देखना शायद काफी दिलचस्प होता है ना? विवान का शरीर थोड़ा कांप गया और उसकी आंखें तुरंत अतुलनीय रूप से ठंडी हो गईं। तुमने उनसे ऐसा करवाया, उसने कोल्डली कहा। एक लंबे समय से सुप्त क्रोध उमड़ पड़ा और उसे अन्वी का भयभीत कांपता हुआ रूप याद आया। अपने हाथ में लंबी कटार को और भी कसकर पकड़ लिया। यह युवा मालिक था तो क्या? निखिल ने स्नेह किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बर्फीली हत्या के इरादे से भरी एक आवाज गूंज उठी। विवान की आकृति अचानक अजीब हो गई। बस एक कदम से वह पलक झपकते ही निखिल के सामने आ गया। उसके हाथ में लंबी कटार निर्दयता से नीचे गिरी। इतनी तेज, किसी ने उत्साह से कहा। निखिल के भाव बदल गए। विवान ने जो अचानक गति दिखाई, उसने उसे बहुत हैरान कर दिया। बहुत तेज। इस क्षण उसके पास रोकने का समय नहीं था। निखिल के सामने प्रकट हुआ। अपनी लंबी कटार से वार करते हुए निखिल की छाती पर सीधे एक गहरा घाव कर दिया, जिससे चमकीला लाल खून तुरंत हवा में बिखर गया। उसने निखिल के निचले पेट में लात मारी और एक धमाके के साथ निखिल चिल्लाया और पीछे की ओर हवा में उड़ गया। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने तुरंत सभी को स्तब्ध कर दिया। निखिल ने अपनी लंबी तलवार के सहारे खुद को उठाया। अपनी छाती पकड़े हुए उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से भयानक हो गया। तुम छोटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? वह गुस्से में दहाड़ा। विवान का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कुछ नहीं कहा। निखिल के करीब आते हुए इस भाव ने निखिल को क्रोधित कर दिया। तुम मौत को बुला रहे हो। वह दहाड़ा। अपनी सेटिंग सन 8 को उसकी सीमा तक धकेलते हुए तलवार की घनी लहरें बिखेर दी। एक पल के लिए पूरा मार्शल आर्ट्स मंच ठंडी तलवार की ऊर्जा से ढक गया, जिससे कई लोगों को रीढ़ की हड्डी में से हरण महसूस हुई। बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर के चरम कल्टीवेशन की शक्ति एक मध्य ग्रेड बॉडी रिफाइनमेंट मार्शल स्किल के साथ मिलकर वास्तव में भयानक थी। हालांकि सभी ने विवान की गति को कम आंका था। विवान की आंखें बर्फीली ठंडी थीं। उसने ना तो डॉज किया और ना ही अवॉइड किया, सीधे निखिल की ओर भागा। इस समय उसके हर कदम पर उसके पैरों के नीचे हल्की चांदी की रोशनी शिमरिंग कर रही थी, जैसे बहते हुए बादल और पानी एक स्वाभाविक रूप से बनी हुई भावना दे रही थी। यह क्या है? दूर ऊंचे मंच पर जसवीर और अन्य दो के भाव एक साथ बदल गए। डोविश तो अचानक खड़ा भी हो गया। जब वे आश्चर्यचकित थे, मार्शल आर्ट्स मंच पर विवान पहले ही तलवार की सभी परछाइयों से बच चुका था। अचानक निखिल के पीछे प्रकट हुआ और उसे घूंसा मारा। निखिल को फिर से हवा में उड़ा दिया। इस सीन ने सभी को हैरान कर दिया। असंभव, यह असंभव है, निखिल चिल्लाया।
विवान ने वास्तव में उसकी सेटिंग सन 8 को ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह हैरान और क्रोधित दोनों हो गया था। वह दहाड़ा अपने हाथ में लंबी तलवार को उन्मादी रूप से लहराते हुए और पलक झपकते ही मार्शल आर्ट्स मंच फिर से तलवार की घनी परछाइयों से भर गया, जिससे कई परीक्षार्थी अपनी गर्दन सिकोड़ने लगे। तलवार की घनी परछाइयों का सामना करते हुए विवान का भाव अपरिवर्तित रहा। उसने अपनी लंबी कटार पकड़ी हुई थी, हर कदम पर एक आध्यात्मिक क्रेन की तरह फ्लिकिंग कर रहा था और तलवार की एक भी परछाई उसे छू नहीं सकी। कुछ दिन पहले रहस्यमय लोहे की तलवार उसके शरीर में गायब हो गई थी और परिणाम स्वरूप उसके दिमाग में कई अजीबोगरीब जानकारी प्रकट हुई थी। शुरुआत में उसने फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर को व्यवस्थित किया और फिर उसने इस जानकारी से एक गति तकनीक पाई, द 2 पोल स्टेप्स। इस समय वह ठीक इसी अद्वितीय गति तकनीक का उपयोग कर रहा था। फट 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 2 पोल स्टेप्स के साथ कदम बढ़ाते हुए वह खुद अंतरिक्ष के साथ विलय हो गया। प्रतीत होता था उसकी लंबी कटार लगातार निखिल के शरीर पर लग रही थी, हवा में खून की लकीरें ला रही थी। अंधी के साथ हुए अपमान को याद करते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी मजबूत हो गया और उसने अपने हमलों में कोई दया नहीं दिखाई। निखिल चिल्लाया। बस थोड़ी देर में उसकी छाती, कंधे, पीठ और जांघें, उसके शरीर का हर हिस्सा कई कटार के घावों से पीड़ित हो गया था। अंत में विवान ने उसकी दाहिनी बाह पर कटार से वार किया, जिससे उसके हाथ में लंबी तलवार दर्द से गिर गई। इस सीन ने सभी के चेहरे का रंग बदल दिया। निखिल हार गया, किसी ने बुदबुदाया। भीड़ में रोहिणी का चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला पड़ गया और उसके होंठ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि विवान कुछ ही दिनों में इतना भयानक कैसे हो गया था। क्या यह वही विवान था जिसे वह जानती थी? रुको! एक क्रूर चीख गूंज उठी क्योंकि यदुनाथ ऊंचे मंच से खड़ा हुआ और बिजली की तरह मार्शल आर्ट्स मंच पर पहुंच गया। विवान की आंखों में ठंडी चमक उठी। उसने निखिल को गले से पकड़ा, 2 पोल स्टेप्स का उपयोग करके मार्शल आर्ट्स मंच के एक कोने में पीछे हट गया और अपनी लंबी कटार को सीधे निखिल की गर्दन पर रख दिया। अपनी गर्दन पर ठंडी कटार महसूस करते हुए निखिल का चेहरा तुरंत डर से भर गया और उसने हकलाते हुए कहा, चाचा बचाओ मुझे, बचाओ। निखिल को खून के धब्बों से ढका देखकर यदुनाथ का चेहरा अविश्वसनीय रूप से उदास हो गया। उसने विवान को घूरा और कोल्डली कहा, इतने जवान फिर भी तुम्हारी चालें इतनी क्रूर हैं। जैसे ही यदुनाथ ने यह शब्द कहे, उससे एक शक्तिशाली आभा एक साथ निकली जो काफी डरावनी थी। विवान ने भारी दबाव महसूस किया और खुद से सोचा कि 9 यांग मार्शल पैलेस के बुजुर्ग वास्तव में दुर्जय थे। हालांकि वह डरा नहीं। उसने अपने हाथ में पकड़े लंबे ब्लेड को निखिल की गर्दन पर दबाया। मार्शल आर्ट स्टेज के दूसरी तरफ यदुनाथ को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, दुर्भावनापूर्ण, जब निखिल ने मुझे घायल करने के लिए अपने मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया तो आपने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। अब जब निखिल को मैंने काट दिया है तो आप तुरंत बाहर निकल आए और कहा कि मैं दुर्भावनापूर्ण हूँ। एल्डर, आप वास्तव में एक निष्पक्ष एल्डर हैं। उसके शब्द ठंडे थे और उसकी आवाज में व्यंग्य किसी को भी महसूस हो सकता था। घमंड, क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे ही बात करते हो? यदुनाथ चिल्लाया। विवान ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे याद नहीं आता कि मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई बुजुर्ग था। अपनी चापलूसी मत करो। इन शब्दों ने तुरंत सभी परीक्षार्थियों में हंगामा मचा दिया। यह मार्शल पैलेस के एक बुजुर्ग की खुली अवहेलना थी, जैसी की उम्मीद थी। यदुनाथ का चेहरा तुरंत और भी ठंडा हो गया। अवज्ञाकारी और विद्रोही। यदुनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत ही उसमें से एक भयानक आभा फूट पड़ी। यह माहौल इतना भयावह था कि कई परीक्षार्थियों के चेहरे पीले पड़ गए और कुछ तो अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। हालांकि विवान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने अपने हाथ में पकड़े लंबे ब्लेड को थोड़ा दबाया और निखिल के गले से तुरंत खून बहने लगा। रुको! निखिल डर के मारे चिल्लाया। इस समय वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि विवान के हाथ में ब्लेड से उसके गले की त्वचा कट रही है। अगर विवान लगातार जोर लगाता तो उसका गला पूरी तरह से कट जाता। उस समय तो वह मर चुका होता। यदुनाथ रुक गया और विवान को गंभीरता से घूरने लगा। उसे जाने दो। निखिल अभी भी विवान के हाथों में था, इसलिए वह अभी भी कुछ हद तक सतर्क था। विवान ने व्यंग्य करते हुए कहा, बड़े मोह, मुझे याद है कि द्वंद्व युद्ध की शुरुआत में निखिल ने मौत की लड़ाई का प्रस्ताव रखा था और आप सबसे पहले सहमत हुए थे और आपने कहा था कि द्वंद्व युद्ध के दौरान किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अब इस मार्शल आर्ट मंच पर जल्दबाजी करने का आपका क्या मतलब है? क्या आप अपने शब्दों को फार्स के रूप में मान रहे हैं? मार्शल आर्ट के मैदान में सभी परीक्षार्थी एक साथ हंसने लगे। क्या वह अपने ही शब्दों को पाद समझ रहा है? इस बिंदु पर लगभग सभी लोग हैरान थे। मन ही मन सोच रहे थे कि विवान इतना साहसी कैसे हो सकता है। वह 9 यांग मार्शल पैलेस का एक बुजुर्ग था जो महल के भगवान के बाद दूसरे स्थान पर था। इस आदमी ने बार बार उसकी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? यदुनाथ के माथे की नसें उभर आईं। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। इस समय उसमें से एक जानलेवा आभा निकल रही थी। मृत्यु मांगना। मुझे नहीं पता कि मैं मृत्यु मांग रहा हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि शुरू से ही तुम और निखिल मुझे मरना चाहते थे, क्योंकि मेरी प्रतिभा निखिल से अधिक है, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति निखिल से अधिक मजबूत है, क्योंकि मैंने निखिल की चमक चुरा ली है।
विवान ने यदुनाथ को ठंडे अंदाज में देखा, व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि लॉटरी के दौरान तुमने जो चालाकी की उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया? तुम जानते थे कि निखिल एक मार्शल कौशल में निपुण है और तुम्हें लगता था कि निखिल की युद्ध शक्ति मुझसे अधिक मजबूत है, इसलिए तुमने जानबूझकर मुझे निखिल के साथ जोड़ दिया। फिर निखिल ने मेरे सामने मृत्यु मैच का प्रस्ताव रखा और तुम सीधे सहमत हो गए। आप और निखिल दोनों ने सोचा था कि मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने से मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। दुर्भाग्य से आप दोनों ने गलत अनुमान लगाया। आपने निखिल को ज्यादा आंका और निखिल इस बेकार ने खुद को ज्यादा आंका, इसलिए परिणाम आपके पूर्वानुमानों से भटक गया और इसीलिए अब आप इस मार्शल आर्ट मंच पर भागे हैं। है ना बेशर्म बूढ़े आदमी, बेशर्म बूढ़ा आदमी। यह 7 बड़े शब्द पूरे मार्शल आर्ट क्षेत्र में गूंज उठे, जिससे हर किसी के भाव बदल गए। यह कई लोग विवान को घूर रहे थे, उनके हाव भाव बार बार बदल रहे थे। सभी विवान के तीखे शब्दों से दंग रह गए। बार बार मार्शल पैलेस के एक बुजुर्ग की अवहेलना करना और अब सीधे उसे बेशर्म बूढ़ा आदमी कहना, यह वास्तव में बहुत दुस्साहस था। बेशक कई लोग यदुनाथ और निखिल को भी घूर रहे थे, उनकी आंखें अजीब हो रही थीं। इसके बारे में सोचते हुए विवान की बातें बहुत हद तक सच थीं। अगर ऐसा था तो मार्शल पैलेस के एक बुजुर्ग के रूप में यदुनाथ वाकई बहुत बेशर्म थे। कुछ ही दूरी पर स्थित ऊंचे मंच पर जसवीर और डोबिश ने कड़वी मुस्कान का आदान प्रदान किया। यह युवक यह अच्छी तरह से जानता था कि यह द्वंद्व एक साजिश थी, फिर भी उसने शांति से चुनौती के लिए सहमत होने का साहस किया। क्या शक्तिशाली साहस! मार्शल आर्ट के मंच पर यदुनाथ का चेहरा अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गया। अगर निखिल अभी भी विवान के हाथों में नहीं होता तो वह झपट्टा मारकर विवान को टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने विवान को ऐसे देखा जैसे कोई बाघ अपने शिकार को घूर रहा हो। उसकी जानलेवा आभा और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। उसे तुरंत छोड़ दो। अगर तुमने उसे और नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम आज यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। मैं तुम्हारी हड्डियों को पीसकर धूल में मिला दूंगा। क्या आपको यकीन है? विवान ने ठंडे स्वर में कहा। यदुनाथ ने डरते हुए कहा, बिल्कुल। विवान ने यदुनाथ को घूर कर देखा और एक पल के बाद निखिल की गर्दन के खिलाफ दबाया गया लंबा ब्लेड धीरे धीरे नीचे चला गया। यह दृश्य देखकर निखिल तुरंत शांत हो गया, लेकिन फिर उसकी आंखें भयावह हो गईं और उसने विवान पर व्यंग्य किया, तुम छोटे कमीने, बस तुम रुको, तुम मुझे नहीं हरा सकते। एक दिन मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें कुचल दूंगा। बहुत शोर है, विवान ने उदासीनता से कहा। उसने निखिल की गर्दन पकड़ ली और हाथ के एक झटके से निखिल को यदुनाथ की ओर फेंक दिया। अपने आप को भाग्यशाली समझो, यदुनाथ ने ठंडे स्वर में कहा और निखिल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। कुछ ही दूर ऊंचे मंच पर जसवीर और डोबिश ने भी राहत की सांस ली। यह परिणाम बुरा नहीं था, कम से कम वे दोनों बच गए। तभी एक अप्रत्याशित परिवर्तन घटित हुआ। मार्शल आर्ट स्टेज पर विवान ने ठंडी मुस्कान के साथ सीधे अपना पैर उठाया और निखिल की तलवार जो उसके पैरों के पास थी को दूर फेंक दिया। पफ! लंबी तलवार हवा में चीरती हुई निखिल की पीठ को चीरती हुई सीधे उसके दिल में जा लगी। हवा में लाल खून उछला। एक चौंकाने वाला दृश्य। यदुनाथ ने निखिल को पकड़ा, लेकिन अफसोस यह केवल एक शव था जिसे उसने पकड़ा था। उसका हृदय विदीर्ण हो गया। निखिल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह प्रशिक्षण मैदान में हर कोई स्तब्ध था। विवान ने वास्तव में यदुनाथ के ठीक सामने निखिल को मार डाला था। जानवर! यदुनाथ बेकाबू हो गया। उसका पूरा चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। पल भर में यदुनाथ आगे बढ़ा। एक भयावह आभा सीधे विवान की ओर बढ़ रही थी। बूढ़े मूर्ख! विवान ने इसका अनुमान लगा लिया था। तुरंत 2 पोल स्टेप्स से पीछे हटते हुए अपनी लंबी तलवार को अपने सामने पकड़े हुए था। दुर्भाग्य से यदुनाथ बहुत तेज था। एक झटके के साथ उसके हाथ में लंबी तलवार यदुनाथ की हथेली से टूट गई और वह खुद एक शक्तिशाली बल से उड़ गया। हवा में रहते हुए ही खून का एक घूंट थूक दिया। धमाका! जमीन पर गिरने पर विवान ने महसूस किया कि उसके आंतरिक अंग हिल गए हैं। वह मुश्किल से खड़ा हो पाया। अब वह पूरे शरीर में कमजोर था, पूरी तरह से विरोध करने की अपनी क्षमता खो चुका था। यदि यदुनाथ एक और हथेली मारता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। इस समय यदुनाथ पहले ही उसकी ओर फिर से बढ़ रहा था। मर जा! हालांकि तभी उसके सामने अचानक 2 आकृतियां दिखाई दी, जिन्होंने यदुनाथ को रोक दिया। यदुनाथ, तुम क्या कर रहे हो? यह 2 आकृतियां कोई और नहीं बल्कि जसवीर और डोबिश थे। किसी को उसे रोकते देख विवान ने तुरंत अपने ऊपर का दबाव काफी कम महसूस किया। रास्ते से हटो! यदुनाथ दहाड़ा। जसवीर ने गहरी आवाज में कहा, यदुनाथ, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? उसने निखिल को मारा, उसे मरना ही चाहिए। यदुनाथ एक कदम आगे बढ़ा। डोबिश ने भौं चढ़ाई और कहा, यदुनाथ, भूलो मत, तुमने खुद इस जीवन मृत्यु की लड़ाई के लिए सहमति दी थी। हालांकि हमें भी निखिल की मृत्यु से दुख है। इस बच्चे ने द्वंद्व युद्ध में निखिल को मार दिया। तुम्हें उसे मारने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशिक्षण मैदान में कई परीक्षार्थी अपने सदमे से उभर गए और विवान की ओर देखा। कई लोग ठंडी सांसें ले रहे थे। इस लड़के ने शरीर शोधन चरण 3 की खेती के साथ निखिल से लड़ाई की, जो शरीर शोधन चरण 4 पर था और मार्शल आर्ट का मालिक था, और वास्तव में उसे हरा दिया और मार डाला।
यह केवल एक विलक्षण प्रतिभा थी। इस समय यदुनाथ को विवान पर हमला करते देख मार्शल कलाकारों की अंतर्निहित न्याय की भावना से कई लोगों को विवान के लिए इंडिग्नेशन महसूस हुई। यह सोचकर कि यदुनाथ एक बड़े के रूप में वास्तव में बेशर्म था। तुम दोनों रास्ते से हट जाओ। यदुनाथ की आंखें खून से लाल थीं और उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने विवान को घूर कर देखा। उसकी हत्या की इच्छा आश्चर्यजनक थी। जसवीर की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। बुजुर्ग यदुनाथ, अपनी पहचान याद रखो और अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दो। मार्शल आर्ट अकादमी के एक बुजुर्ग के रूप में तुम अब 9 यांग मार्शल आर्ट अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हो। अपनी अकेले की वजह से पूरी 9 यांग मार्शल आर्ट अकादमी को अपमानित मत करो। निखिल ने खुद जीवन मृत्यु की लड़ाई का प्रस्ताव रखा था और यदुनाथ ने व्यक्तिगत रूप से उस पर सहमति व्यक्त की थी। विवान ने द्वंद्व युद्ध में निखिल को निष्पक्ष रूप से मार डाला और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसके अलावा निखिल के पास सभी अनुकूल परिस्थितियां थीं। यहाँ कई परीक्षार्थियों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। यदि यदुनाथ विवान को यहाँ मार देता तो भविष्य में 9 यांग मार्शल आर्ट अकादमी अपना चेहरा कहाँ रखती। इसके अलावा अपने पिछले अवलोकनों के माध्यम से जसवीर और डोविश ने पाया कि हालांकि निखिल में असाधारण प्रतिभा थी, उसका चरित्र अच्छा नहीं था और इसे भयानक भी कहा जा सकता था। उन्हें निखिल की मृत्यु पर कुछ खेद था, लेकिन क्योंकि निखिल पहले ही मर चुका था, वे कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर विवान में 9 सितारा प्रतिभा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति और उत्कृष्ट साहस और हिम्मत थी। यदि ऐसा जीनियस मर जाता तो यह मार्शल आर्ट अकादमी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता। इसलिए चाहे कुछ भी हो, उन्हें विवान की रक्षा करनी थी। जसवीर, डोविश, क्या तुम दोनों सचमुच इस छोटे जानवर की रक्षा करने जा रहे हो? क्या तुम सचमुच मेरे दुश्मन बनने जा रहे हो? यदुनाथ ने ठंडे स्वर में कहा। जसवीर और डोविश ने बात नहीं की, लेकिन वे विवान के सामने दृढ़ता से खड़े थे। उनका जवाब स्पष्ट था, अच्छा अच्छा अच्छा। यदुनाथ अत्यधिक क्रोध में हंसा। हत्या की इच्छा विकीर्ण करते हुए उसने विवान को घूर कर देखा और कहा, आज खुद को भाग्यशाली समझो बदमाश, मैं तुम्हें याद रखूंगा। जसवीर और डोविश की खेती उसकी तुलना में कम नहीं थी और क्योंकि यह दोनों विवान की रक्षा करने पर दृढ़ थे तो स्वाभाविक रूप से उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने विवान पर एक सर्द नजर डाली, फिर निखिल के शव को लपेटा और सीधे चला गया। जब तक यदुनाथ दूर नहीं चला गया तब तक यहाँ के परीक्षार्थियों ने आखिरकार राहत की सांस ली। विवान ने भी अपने पूरे शरीर में हल्कापन महसूस किया और फिर उसने एक कदम पीछे हटकर जसवीर और डोविश को प्रणाम किया। धन्यवाद दो बुजुर्गों, उसने ईमानदारी से कहा। अगर यह दोनों उसकी रक्षा नहीं करते तो वह आज यदुनाथ के हाथों सचमुच मर सकता था। हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं, यह हमारा कर्तव्य है। जसवीर ने सिर हिलाया। विवान को एक तिरछी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, लेकिन तुम छोटे साथी, तुमने निखिल को सचमुच क्यों मारा? अब देखो, वह बूढ़ा यदुनाथ निश्चित रूप से हर समय तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा और वह नकुल भी है। नकुल बहुत मजबूत है। यदुनाथ का क्या? विवान ने पूछा। नकुल दिव्य मेरिडियन दायरे के 3रे चरण में है और यदुनाथ दिव्य मेरिडियन दायरे के 9वें चरण में है, जसवीर ने कहा। विवान ने भौं चढ़ाई। अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना में यह दोनों वास्तव में बहुत फॉर्मिडेबल थे। डोविश ने चिढ़ाया, क्या छोटे साथी पछता रहे हो? कोई पछतावा नहीं। अगर मुझे इसे फिर से करना पड़ा तो भी मैं उसे मार डालूंगा। डोविश थोड़ा हैरान था और उसने कहा, यह जानते हुए भी कि निखिल को मारने से बड़ी परेशानियां यहाँ तक कि आपदा आ सकती है, फिर भी तुमने उसे मारने पर जोर दिया। यह थोड़ा अतुलनीय लगता है। क्यों? जसवीर ने भी विवान की ओर देखा, काफी हैरान। उनकी नजरों से मिलते हुए विवान बहुत शांत दिखाई दिया और कहा, एक आदमी इस दुनिया में रहता है, कुछ चीजें वह नहीं करेगा और कुछ चीजें उसे करनी ही होंगी। निखिल ने उसे एक चट्टान से फेंक दिया था और लोगों को अन्वी को अपमानित करने का आदेश दिया था। अगर उसे ऐसे व्यक्ति को मारने का मौका मिलता तो वह क्यों नहीं मारता? केवल इसलिए कि दूसरे पक्ष का एक शक्तिशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि था। उसे अपना गुस्सा निगलना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता था? 2 जीवन जीने के बाद वह यहाँ एक कायर बनने के लिए नहीं था। जसवीर और डोविश दोनों चौंक गए। विवान को अविश्वास से देख रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ही उत्तम उदाहरण है यह जानने का कि क्या छोड़ना है और क्या पाना है। डोविश की आंखों में तेज चमक कौंध गई। डोविश और जसवीर विवान और निखिल के बीच दुश्मनी की खास बातें नहीं जानते थे, लेकिन विवान के 8 शब्दों ने उनके भीतर एक भावुक भावना जगा दी, मानो वे अपनी जवानी में लौट आए हों। जवानी, मुझे उसकी कितनी याद आती है, जसवीर ने आह भरी। एक समय की बात है, वह भी विवान की तरह जवान और भावुक था, लेकिन अफसोस समय को वापस नहीं लौटाया जा सकता था। विवान चुपचाप वहीं खड़ा रहा। उनकी इन आश्चर्यचकित बातों के साथ उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। विवान के भाव को देखकर डोविश दिल खोलकर हंसा। हमारी बकबक के लिए क्षमा करें, हमारी बकबक के लिए क्षमा करें। मूल्यांकन का 3रा दौर अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन जसवीर और डोविश को वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे विशेष रूप से विवान 9 स्टार प्रतिभा के लिए आए थे और अब जब धूल जम गई थी, विवान ने उन्हें निराश नहीं किया था। जसवीर ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से मूल्यांकन जारी रखने के लिए कहा,
फिर अपना सिर घुमाया और विवान से कहा, छोटे साथी हमारे साथ आओ। विवान एक पल के लिए झिझका और बोला, एल्डर मेरी एक छोटी बहन बाहर है, क्या आप कृपया मुझे पहले जाकर उसे लाने की अनुमति दे सकते हैं? मैंने अभी अभी निखिल को मार डाला है और मुझे डर है कि राणा परिवार मेरी बहन को नुकसान पहुंचा सकता है। बेशक कोई दिक्कत नहीं, जाओ। जसवीर ने सिर हिलाया। धन्यवाद एल्डर। विवान ने कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। वह वास्तव में जसवीर और डोबिश का आभारी था। जल्दी जाओ छोटे साथी, औपचारिकता की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा शिष्य मंडप में इंतजार करेंगे। डोबिश मुस्कुराया। विवान ने कोई औपचारिकता नहीं की और तुरंत मार्शल मेशन के बाहर की ओर भागा। उसके पीछे हटते हुए आकृति को देखकर जसवीर और डोबिश ने एक दूसरे से मुस्कुराया। उनकी संतुष्टि और गहरी होती गई। प्रतिभा, इच्छा शक्ति, साहस, शक्ति, शिष्टाचार, यह सभी पहलू त्रुटिहीन हैं। बिल्कुल सही। और इसके ऊपर वह एक अच्छा भाई है जो अपनी बहन की परवाह करता है। ऐसा लगता है कि हमने इस बार सचमुच एक खजाना भर्ती किया है। जब विवान अनवी के साथ 9 यांग मार्शल मेशन लौटा तो जसवीर और डोबिश ने उसके लिए आवास की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। यह एक छोटा सा घर था। हालांकि यह नष्ट हुए सेन परिवार के पुराने निवास से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन आसपास का वातावरण सुखद और बहुत शांत था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह मार्शल मेशन के अंदर था, जिससे यह बहुत सुरक्षित था। रोहिणी, अनवी कहीं मत जाना, बस घर में रहना ठीक है। बड़े भैया जल्द ही वापस आ जाएंगे, उसने अनवी से कहा। ठीक है। अनवी ने आज्ञाकारिता पूर्वक अपना सिर हिलाया। विवान हंसा। अनवी के छोटे गाल को चिकोटी काटी, दरवाजा बंद किया और शिष्य मंडप डिसाइपल पवेलियन की ओर चला गया। शिष्य मंडप 9 यांग मार्शल मेशन के भीतर एक विशेष स्थान था। मुख्य रूप से मार्शल मेशन के शिष्यों के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार था। इसमें शिष्यों को पुरस्कृत और दंडित करने का अधिकार भी था। संक्षेप में, मार्शल मेशन के शिष्यों से संबंधित लगभग सब कुछ शिष्य मंडप द्वारा संभाला जाता था। जब विवान शिष्य मंडप पहुंचा तो प्रवेश द्वार पर एक लड़की खड़ी थी। लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी चोटियों वाली लटें थीं, जो रोहिणी से कहीं अधिक सुंदर थी। क्या तुम विवान हो? लड़की ने पूछा। विवान रुका और सिर हिलाया। फिर कुछ असमंजस में पड़कर पूछा, और तुम कौन हो? उसे यह अजीब लगा कि यह लड़की उसका नाम जानती थी। लड़की हंसी और बोली, मेरा नाम साक्षी है। मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा था। मास्टर? तुम्हारे मास्टर कौन हैं? विवान का दिल उत्तेजित हो गया। जसवीर और डोबिश ने उसे यहाँ उनसे मिलने के लिए कहा था। क्या इस लड़की का मास्टर उनमें से एक हो सकता है? बुजुर्ग जसवीर, तुम जानते हो वह कौन है ना? साक्षी ने कहा। बुजुर्ग जसवीर। विवान को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। यह खूबसूरत लड़की थोड़ी शरारती लग रही थी। जब विवान साक्षी के पीछे शिष्य मंडप की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचा तो जसवीर और डोबिश चाय का आनंद ले रहे थे। साक्षी को विवान को लाते देख दोनों हल्के से मुस्कुराए। छोटे, क्या तुम्हारी बहन व्यवस्थित हो गई है? जसवीर ने पूछा। विवान ने सिर हिलाया और कृतज्ञता पूर्वक कहा, वह व्यवस्थित हो गई है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सीनियर्स। जसवीर मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह दर्शाता हुआ कि यह कुछ भी नहीं था। सीनियर्स, आपने इस जूनियर को यहाँ क्यों बुलाया? क्या यह? विवान ने पूछा। डोबिश और जसवीर ने एक दूसरे से मुस्कुराए और कहा, वास्तव में यह कुछ खास नहीं है। हमारे पास तुम्हारे लिए 2 चीजें हैं। जसवीर ने एक छोटा हरा थैला निकाला और विवान को दे दिया। अंदर एक तुम्हारी मार्शल आर्ट्स एकेडमी के शिष्य के रूप में तुम्हारी पहचान जेड टोकन है, जिसमें तुम्हारी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज है। दूसरी 9 घुमावदार एसेंस पिल है, जो इस व्यापक मूल्यांकन में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए तुम्हारा इनाम है। जसवीर ने समझाया। विवान धन्यवाद व्यक्त करने ही वाला था, लेकिन उसके बगल में साक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं। 9 घुमावदार एसेंस पिल। 9 घुमावदार एसेंस पिल क्या है? विवान ने धीरे से साक्षी से पूछा। वह केवल कुछ दिनों से मार्शल आर्ट्स के संपर्क में था और कई चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। साक्षी को उन 5 शब्दों को सुनने के बाद इतना आश्चर्यचकित देखकर वह तुरंत उत्सुक हो गया। साक्षी ने विवान को ऐसे देखा जैसे वह कोई राक्षस हो और कहा, तुम्हें वास्तव में नहीं पता कि 9 घुमावदार एसेंस पिल क्या है? मुझे नहीं पता। विवान बहुत ईमानदार था, उसे वास्तव में नहीं पता था। साक्षी एक पल के लिए अवाक रह गई, फिर अपनी तर्जनी से विवान के माथे को पोक किया एक बड़े की तरह और कहा, 9 घुमावदार एसेंस पिल 9 ओस की जड़, गहरे घुमावदार घास, स्तर 4 के राक्षसी जानवर पवन अग्निगेंडा के अस्थि मज्जा और कई अन्य औषधीय सामग्री को उबालकर बनाई जाती है। यह न केवल किसी के शरीर में सुधार कर सकती है, बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन को भी बढ़ा सकती है। यह बहुत कीमती है, बहुत कीमती। विवान ने एक पल सोचा और पूछा, इसका मूल्य कितना है? यह एक खजाना है, तुम इसे पैसे से भी नहीं खरीद सकते। साक्षी ने आंखें घुमाई। पैसे से भी नहीं खरीद सकते? विवान तुरंत हैरान हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह वस्तु वास्तव में बहुत कीमती थी। उसने जसवीर और डोबिश को देखा, उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, यह तुम्हारा योग्य इनाम है। डोबिश ने अपना हाथ हिलाया। दोनों ने विवान से थोड़ी देर बात की,
फिर उठे और चले गए। मार्शल आर्ट्स एकेडमी के एल्डर्स के रूप में उनके पास कई कर्तव्य थे और उन्हें एल्डर पवेलियन लौटना था। साक्षी, तुम विवान को पहले मार्शल आर्ट्स एकेडमी से परिचित कराओ, जसवीर ने निर्देश दिया। बोलने के बाद वह और डोविश बाहर चले गए। वह लोगों को आदेश देने में सचमुच माहिर है, साक्षी ने असंतोष पूर्वक बुदबुदाया। हालांकि अपने शब्दों के बावजूद उसने मना नहीं किया। जैसे ही दोनों चले गए, उसने विवान को बाहर ले गई। नाइन यांग मार्शल एकेडमी एक अत्यंत विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। विवान साक्षी के पीछे चला, लड़की के परिचय को सुनता रहा। जल्द ही उसे नाइन यांग मार्शल एकेडमी की मोटी मोटी समझ हो गई। वैसे तुम्हारा वर्तमान कल्टीवेशन स्तर क्या है? साक्षी ने अचानक पूछा। विवान थोड़ा परेशान था लेकिन छिपाया नहीं। कहा, बॉडी रिफाइनमेंट थर्ड लेयर। बॉडी रिफाइनमेंट थर्ड लेयर? ओ, साक्षी ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई और कहा, ऐसा करते हैं, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। तुम पहले वापस जाओ और आज रात उस 9 घुमावदार एसेंस पिल को परिष्कृत और अवशोषित करो। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो मुझे लगता है कि तुम्हें बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर पवेलियन ले जाऊंगी ताकि कल्टीवेशन तकनीक और मार्शल स्किल्स चुन सकें। नाइन यांग मार्शल एकेडमी मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित थी। एल्डर पवेलियन, मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर पवेलियन, डिसाइपल पवेलियन, टीचिंग एरिया, ट्रेनिंग ग्राउंड और डिसाइपल डोमिट्री एरिया। मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर पवेलियन वह जगह थी जहाँ नाइन यांग मार्शल एकेडमी कल्टीवेशन तकनीकें और मार्शल स्किल्स संग्रहित करती थी। अभी क्यों नहीं चुनते? विवान उत्सुक था। उसने चारों ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि वे मार्शल आर्ट स्क्रिप्चर पवेलियन से ज्यादा दूर नहीं थे। मार्शल एकेडमी में बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज की कल्टीवेशन तकनीक सभी की गुणवत्ता समान होती है, इसलिए कोई विशेष आवश्यकताएं नहीं हैं, साक्षी ने धैर्यपूर्वक समझाया। जहां तक मार्शल स्किल्स की बात है, वहां अंतर है। मार्शल एकेडमी के शिष्यों को हर 3 छोटे रेल्स में एक मार्शल स्किल चुनने का एक अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, बॉडी रिफाइनमेंट 1st लेयर से 3rd लेयर स्टेज के दौरान तुम एक मार्शल स्किल चुन सकते हो। बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर से 6th लेयर स्टेज के दौरान तुम एक और मार्शल स्किल चुन सकते हो, और इसी तरह। बेशक प्रत्येक कल्टीवेशन स्टेज पर चुनी जा सकने वाली मार्शल स्किल्स का स्तर भी कड़ाई से विभाजित है। तुम ऐसी मार्शल स्किल्स नहीं चुन सकते जो तुम्हारे कल्टीवेशन स्टेज से अधिक हो। तुम वर्तमान में बॉडी रिफाइनमेंट 3rd लेयर पर हो और 9 घुमावदार एसेंस पिल को परिष्कृत करने के बाद तुम निश्चित रूप से बॉडी रिफाइनमेंट 4th लेयर तक पहुंच जाओगे। तब कल्टीवेशन तकनीक और मार्शल स्किल्स चुनना बहुत देर नहीं होगा, जिससे तुम्हारी एक अतिरिक्त यात्रा बच जाएगी। विवान को अचानक समझ आ गया। अगर ऐसा था तो यह बहुत मायने रखता था। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, उसने कहा। यह एक साउंड ट्रांसमिशन ताबीज है, बस इसमें ट्रू एसेंस डालो और इसमें बोलो और मैं तुम्हें सुन पाऊंगी। साक्षी ने विवान को एक साउंड ट्रांसमिशन ताबीज दिया, फिर अपना हाथ हिलाया और कहा, बस इतना ही, मुझे कुछ काम है, कल मिलते हैं। छोटे विवान, इतना कहकर लड़की हवा की तरह भाग गई। विवान ने अपना हाथ उठाया, अलविदा कहने के लिए तैयार था, लेकिन साक्षी के उसे संबोधित करने के तरीके से वह अवाक रह गया। छोटे विवान, उसे शर्मिंदगी की लहर महसूस हुई और वह लंबे समय तक निशब्द रहा। साक्षी को अलविदा कहने के बाद विवान मार्शल आर्ट्स एकेडमी में नहीं रुका और जल्दी से अपने निवास पर लौट आया। जल्द ही रात हो गई। एक बार जब अन्वी गहरी नींद में सो गई तो विवान छोटे घर के अटारी में गया और जसवीर द्वारा दिए गए ब्रोकेट पाउच से 9 घुमावदार एसेंस पिल निकाली। गोली लाल और सुनहरे रंग की थी, हल्की सी नाजुक खुशबू छोड़ रही थी। चलो शुरू करते हैं। विवान ने गहरी सांस ली और सावधानी से गोली को अपने मुंह में रखा। गोली छूते ही पिघल गई। गले से नीचे उसके पेट में कोमल जलने के पानी की तरह बह गई। आधा घंटा बाद विवान को लगा कि उसका शरीर गर्म हो गया है, जैसे उसके अंदर आग का गोला जल गया हो। जलने वाली सनसनी तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसका शरीर धीरे धीरे जलता हुआ गर्म हो गया और उसकी एक्सपोज्ड त्वचा आग जैसी लाल हो गई। अब समय आ गया है। विवान जानता था कि गोली अपना असर दिखाना शुरू कर रही थी, इसलिए उसने तुरंत फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर को सक्रिय किया ताकि गोली से निकली आध्यात्मिक ऊर्जा को रिफाइन कर सके जो उसके शरीर में उमड़ रही थी। बस उसके शरीर के चारों ओर एक हल्की चमक फैली, जिससे अंधेरा अटारी थोड़ा रोशन हो गया। धीरे धीरे विवान अलर्ट हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वालामुखी फट गया हो। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर को फाड़ देने वाली लग रही थी और भयानक गर्मी ऐसी महसूस हुई जैसे वह उसे पूरी तरह से पिघला देगी। इस समय गोली की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर के हर कोने में भर गई थी। क्या गजब की 9 घुमावदार एसेंस पिल है। यह वास्तव में एक अनमोल खजाने के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है, उसने मन ही मन सोचा। उसका शरीर गर्म और गर्म होता गया। विवान लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर रहा था और उसने फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर को घुमाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। गोली की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर अपने मांस और रक्त में तेजी से निर्देशित किया। इस शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने मांस और रक्त को बार बार मजबूत किया। 1 घंटे बाद विवान अचानक कांप उठा। इस समय वह बॉडी रिफाइनमेंट के चौथे स्तर पर पहुंच गया था। इस समय उसके अंदर अभी भी गोली की बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा थी
जो शिकार करने वाले ड्रैगन की तरह घूम रही थी। खेती जारी रखो फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर काम करना जारी रखा। विवान 9 घुमावदार एसेंस पिल जैसे खजाने का एक भी ट्रेस बर्बाद नहीं करना चाहता था। हालांकि अब चीजें अलग थीं। इस बार वह अब केवल आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने मांस और रक्त में निर्देशित नहीं कर रहा था, बल्कि ट्रू एसेंस को एक गाइड के रूप में उपयोग कर रहा था, ताकि इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी हड्डियों और स्नायु में चैनल कर सके। हड्डियों और स्नायु को मजबूत करना बहुत दर्द हो रहा है। पलक झपकते ही विवान का शरीर कांप उठा, क्योंकि उसे तीव्र दर्द महसूस हुआ। बॉडी रिफाइनमेंट के 9 चरणों में पहले 3 मांस और रक्त को मजबूत करते हैं, बीच के 3 हड्डियों और स्नायु को मजबूत करते हैं और अंतिम 3 आंतरिक अंगों को मजबूत करते हैं। विवान अब बॉडी रिफाइनमेंट के चौथे चरण पर पहुंच गया था और तुरंत हड्डियों और स्नायु को मजबूत करने के लिए ट्रू एसेंस का उपयोग करके आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित करना शुरू कर दिया। हालांकि हड्डियों और स्नायु को मजबूत करना मांस और रक्त को मजबूत करने की तुलना में बहुत अधिक कठिन था और प्रक्रिया कई गुना अधिक दर्दनाक थी। इस समय विवान को ऐसा लगा जैसे तेज धार वाली तलवारें उसकी नसों को काट रही थीं और भारी हथौड़े उसके पूरे कंकाल को पीट रहे थे। फाड़ने वाले दर्द ने उसे लगभग चीखने पर मजबूर कर दिया और ठंडा पसीना बूंद बूंद करके टपक रहा था। हालांकि मार्शल आर्टिस्ट प्रभावशाली है। कल्टीवेशन की प्रक्रिया वास्तव में एक जीवित नरक है, विवान ने धीरे से शाप दिया। अपने शब्दों के बावजूद उसका कल्टीवेशन रुका नहीं, इसके बजाय वह और भी गंभीर हो गया। ट्रू एसेंस आध्यात्मिक ऊर्जा को हड्डियों और स्नायु को मजबूत करने के लिए निर्देशित करता है, जिससे वे कठोर और ठोस बन जाते हैं और एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत भी काफी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इस स्तर पर कुछ ट्रू एसेंस हड्डियों और स्नायु के भीतर रहेगी, जिससे मांस और रक्त में ट्रू एसेंस के साथ एक छोटा परिसंचरण बनेगा, जिससे एक मार्शल आर्टिस्ट की जीवन शक्ति और सहन शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। विवान ने फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर को बार बार चलाया। हालांकि यह बेहद दर्दनाक था। उसने इसे सहन किया। धीरे धीरे उसकी त्वचा सामान्य हो गई। अब पहले की तरह आग जैसी लाल नहीं रही और 4 घंटे बीत गए। अंधेरा रिसीडिंग हो गया और सुबह की रोशनी पूरे भूमि पर फैल गई। विवान ने अपनी आंखें खोली, एक लंबी सांस छोड़ी और फिर खड़ा हो गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने शरीर को फैलाया। कुल मिलाकर बहुत हल्कापन महसूस किया। उसकी सुनने की क्षमता तेज हो गई, उसकी दृष्टि स्पष्ट हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में असीम ऊर्जा थी। बॉडी रिफाइनमेंट का 5वां स्तर, विवान मन ही मन खुश हुआ। एक रात की खेती ने वास्तव में उसे सीधे बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे स्तर से 5वें स्तर तक आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। यह एक बहुत बड़ा सुधार था। यह जानना चाहिए कि कई लोगों को बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे से 5वें स्तर तक जाने में 1 साल लगता है, लेकिन अब उसने इसे केवल 1 रात में कर लिया था। वह कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। साथ ही इससे विवान को 9 घुमावदार एसेंस पिल की कीमत और भी अधिक समझ में आई। अब मैं मार्शल आर्ट्स तकनीकें चुनने जा सकता हूँ। एक पल के उत्साह के बाद विवान को मार्शल आर्ट्स तकनीक चुनने की बात याद आई और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने एक ट्रांसमिशन ताबीज निकाला, उसमें ट्रू एसेंस डाली और साक्षी से संपर्क करना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट्स पवेलियन के रास्ते में साक्षी ने अपने गाल फुलाए। विवान को गुस्से से घूर रही थी। अभी भोर का समय ही था और जब विवान के साउंड ट्रांसमिशन ताबीज ने उसका सुंदर सपना बर्बाद कर दिया तो वह अभी भी सो रही थी। क्षमा करें, मैं बहुत उत्सुक था, विवान ने अजीब तरह से कहा। 9 यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी में आने का उसका मुख्य उद्देश्य मार्शल आर्ट्स था। पूरी रात की कल्टीवेशन के बाद वह बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें स्तर पर पहुंच गया था। जल्द ही मार्शल आर्ट्स चुनने में सक्षम होने का विचार स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ा उत्साहित और अधीर कर गया था। साक्षी ने विवान की ओर इशारा किया और हंसते हुए कहा, लड़कियों के लिए नींद बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मुझ जैसी सुंदर लड़कियों के लिए। अगर मेरी नींद की गुणवत्ता खराब होती है तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। क्या तुम जानते हो छोटे विवान, तुमने आज एक बड़ा पाप किया है। विवान को पसीना आ गया, बार बार सहमति में सिर हिलाते हुए। यह लड़की न केवल शरारती थी बल्कि बहुत नार्सिसिस्टिक भी लग रही थी। वह साक्षी के पीछे पीछे चला और जल्द ही मार्शल आर्ट्स पवेलियन के सामने पहुंच गया। ऊपर देखते हुए मार्शल आर्ट्स पवेलियन 3 मंजिलों में विभाजित था, जो एक प्राचीन और भव्य एहसास दे रहा था। तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी, साक्षी ने कहा। विवान ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसने अपनी पहचान जेड टोकन मार्शल आर्ट्स पवेलियन के एल्डर को सौंपा और चुपचाप इंतजार किया। यहाँ आने से पहले वह पहले ही अपनी जानकारी अपडेट करने के लिए डिसाइपल पवेलियन गया था। मार्शल आर्ट्स पवेलियन के एल्डर ने लापरवाही से अपनी ट्रू एसेंस से जांच की, थोड़ा आश्चर्य दिखाया और फिर विवान से कहा, बॉडी रिफाइनमेंट 5th लेयर, हम बुरा नहीं, दूसरी मंजिल पर जाओ। तुम एक बॉडी रिफाइनमेंट स्टेज कल्टीवेशन तकनीक, एक बॉडी रिफाइनमेंट लेवल लो ग्रेड मार्शल स्किल और एक बॉडी रिफाइनमेंट लेवल मिड ग्रेड मार्शल स्किल चुन सकते हो। चयन का समय सीमा 1 घंटा है। मार्शल स्किल्स के ग्रेड को आमतौर पर रेल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बॉडी रिफाइनमेंट लेवल मार्शल स्किल्स, डिवाइन मेरिडियन लेवल मार्शल स्किल्स, सी ऑफ कॉन्शियसनेस लेवल मार्शल स्किल्स और स्काई सोरिंग लेवल मार्शल स्किल्स। प्रत्येक ग्रेड के भीतर कमजोर से मजबूत तक उन्हें आगे लो ग्रेड, मिड ग्रेड और हाई ग्रेड में विभाजित किया जाता है।
जहां तक कल्टीवेशन तकनीकों की बात है, उनकी ग्रेडिंग अनिवार्य रूप से मार्शल स्किल्स के समान ही है। नाइन यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी में कल्टीवेशन तकनीकें लगभग सभी समान गुणवत्ता की थीं, इसलिए उन्हें आगे अलग नहीं किया गया था। धन्यवाद एल्डर। विवान ने अपनी पहचान जेड टोकन वापस लिया और दूसरी मंजिल की ओर चला गया। दूसरी मंजिल पर किताबों की अलमारियों की कतारें लगी हुई थीं, जिन पर विभिन्न कल्टीवेशन तकनीकें और मार्शल स्किल्स रखी हुई थीं, जिससे विवान को थोड़ा चकाचौंध महसूस हुआ। आइस स्प्लिटिंग स्लैश 9 परतें, प्रत्येक स्लैश में बर्फीली शक्ति होती है। प्रत्येक पिछली से मजबूत। क्लाउड ब्रेकिंग लेग, एक किक जो बादलों को तोड़ देती है। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। ओवरलोड सेबर 8, भयंकर और तेज, एक स्लैश चट्टानों को तोड़ सकता है और पृथ्वी को फाड़ सकता है। विवान ने किताबों की अलमारियों पर रखी मार्शल स्किल्स को पलटा, फिर उन्हें वापस रख दिया। मार्शल स्किल्स चुनना बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें उसके लिए उपयुक्त और पर्याप्त शक्तिशाली होना था, इसलिए विवान स्वाभाविक रूप से लापरवाह नहीं होगा। वह किताबों की अलमारियों की कतारों से गुजरा और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। स्टार्लिंग विंडसोर्ड 8, एक बॉडी रिफाइनमेंट लेवल मिड ग्रेड मार्शल स्किल। इसके हमले अत्यंत तेज होते हैं, गति पर केंद्रित होते हैं। जब अपनी चरम सीमा तक कल्टीवेट किया जाता है तो तलवार का वार बिजली की तरह होता है, जो प्राकृतिक हवा को भी काट सकता है। क्या यह हवा को भी काट सकता है? विवान का दिल उत्तेजित हो गया। बस यही है। एक और आधे घंटे की तलाश के बाद विवान को शैडो फायर फिस्ट नाम की एक मार्शल स्किल मिली। एक बॉडी रिफाइनमेंट लेवल लो ग्रेड मार्शल स्किल जो क्लोज कॉम्बैट के लिए उपयुक्त थी। मुक्केबाजी तकनीकों का यह सेट 2 रेल में विभाजित था। पहला रेल शैडो फिस्ट था और दूसरा रेल फायर फिस्ट था। शैडो फिस्ट आसमान में क्रू एसेंस मुक्के की परछाइयां छोड़ सकता था, जबकि फायर फिस्ट मुक्के की परछाइयों में आग पैदा कर सकता था, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाते थे। मैं 2 पोल स्टेप्स का कल्टीवेशन करता हूँ और शैडो फायर फिस्ट के साथ मिलकर इसका प्रभाव अच्छा होना चाहिए, विवान ने मन ही मन सोचा। अंततः विवान ने स्टार्लिंग विंडसोर्ड 8 और शैडो फायर फिस्ट को चुना। उसके बाद उसने लापरवाही से एक कल्टीवेशन तकनीक मैनुअल उठाया और फिर दूसरी मंजिल पर उतर गया। उसके पास पहले से ही शीर्ष स्तरीय बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेशन तकनीक फॉर एक्सट्रीम स्क्रिप्चर थी और स्पष्ट रूप से उसे नाइन यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी की कल्टीवेशन तकनीकों की परवाह नहीं थी। उसने यहाँ एक चुनने का कारण दूसरों को अपने निशान से भटकाना था। एल्डर, यह मैंने चुनी हुई कल्टीवेशन तकनीक और मार्शल स्किल्स हैं। वह पहली मंजिल पर आया और चुनी हुई कल्टीवेशन तकनीक मार्शल आर्ट्स पवेलियन के एल्डर को सौंप दी। मार्शल आर्ट्स पवेलियन के एल्डर ने उन पर नजर डाली। स्टार्लिंग विंडसोर्ड 8 देखकर एक अजीब भाव दिखाई दिया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रिकॉर्ड बनाने के बाद उसने कल्टीवेशन तकनीक और मार्शल स्किल्स विवान को वापस सौंप दी। 10 दिनों के भीतर उन्हें वापस कर दें। आप जा सकते हैं। विवान ने मार्शल स्किल्स और कल्टीवेशन तकनीक को रखा, साधारण रूप से प्रणाम किया और फिर मार्शल आर्ट्स पवेलियन से बाहर निकल गया। जैसे ही वह मार्शल आर्ट्स पवेलियन से बाहर निकला, साक्षी तुरंत उसके पास आई। क्या तुमने अच्छे से चुना? मैंने कर लिया, मुझे देखने दो। साक्षी ने विवान द्वारा चुनी गई कल्टीवेशन तकनीक को देखा और तुरंत भौं चढ़ाई। शैडो फायर फिस्ट बुरा नहीं है, लेकिन यह स्टार्लिंग विंडसोर्ड 8 एक अच्छा विकल्प नहीं है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसे देखा और विवरण में लिखा है कि इसकी शक्ति बहुत प्रभावशाली है। विवान उत्सुक था। साक्षी ने आंखें घुमाई और कहा, इसकी शक्ति वास्तव में प्रभावशाली है। इसे सबसे मजबूत बॉडी रिफाइनमेंट लेवल मिड ग्रेड मार्शल स्किल कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि जितनी मजबूत है, इसकी कल्टीवेशन की कठिनाई आश्चर्यजनक रूप से उच्च है। इतने सालों से एकेडमी में किसी भी शिष्य ने कभी इस तलवार कला को सही रेल तक कल्टीवेट नहीं किया है। अब कोई भी इस मार्शल स्किल को नहीं चुनता। विवान अक रह गया। उसे आखिरकार समझ आया कि मार्शल आर्ट्स पवेलियन के एल्डर ने उसके द्वारा चुनी गई मार्शल स्किल को देखकर एक अजीब भाव क्यों दिखाया था। मुझे क्या करना चाहिए? एक बार मार्शल स्किल चुन ली जाती है तो उसे बदला नहीं जा सकता। साक्षी थोड़ी परेशान थी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। विवान को हालांकि कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने साक्षी को हंसते हुए शांत किया। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि दूसरे इसे सफलतापूर्वक कल्टीवेट नहीं कर पाए, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। अगर मैं हूँ तो मैं इसे निश्चित रूप से सही रेल तक कल्टीवेट कर पाऊंगा। साक्षी ने मुंह फुलाया। मुझे एहसास नहीं था कि तुम इतने अभिमानी थे। यह अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है। विवान ने मुस्कुराते हुए सुधारा, फिर जोड़ा, वैसे साक्षी, मुझे मार्शल स्किल्स का कल्टीवेशन कहाँ करना चाहिए? जहाँ तक कल्टीवेशन तकनीकों की बात है, उन्हें अपने रहने वाले क्वार्टर में अभ्यास किया जा सकता था। हालांकि मार्शल स्किल्स अलग थीं। वे लड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली युद्ध तकनीकें थीं और घर के अंदर उनका अभ्यास नहीं किया जा सकता था। ट्रेनिंग ग्राउंड या अजूर विनर? अजूर विनर क्या है? विवान उत्सुक था। वह जानता था कि ट्रेनिंग ग्राउंड क्या था, लेकिन उसे अजूर विनर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। साक्षी ने धैर्यपूर्वक समझाया, अजूर विनर नाइन यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी के पीछे है। यह राक्षसी जानवरों से भरा एक विशाल जंगल है। यह मार्शल एकेडमी के शिष्यों के लिए खुद को निखारने का स्थान है और मार्शल स्किल्स का कल्टीवेशन करने के लिए एक उत्कृष्ट जगह है।
हालांकि मैं तुम्हें पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में अभ्यास करने का सुझाव देती हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड 100% सुरक्षित है, जबकि अजूर विनर में राक्षसी जानवर अत्यंत भयंकर हैं। अगर तुम्हारे कौशल परिष्कृत नहीं हैं, तो तुम्हें गंभीर चोटें लग सकती हैं या वहाँ जानलेवा खतरा भी हो सकता है। विवान ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, तो चलो अजूर विनर चलते हैं। मार्शल आर्ट्स का मार्ग कांटों से भरा है। अगर कोई चोट और मौत से डरता है तो फिर मार्शल आर्ट्स का कल्टीवेशन क्यों करें? एक मार्शल आर्टिस्ट को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम लड़के साक्षी असहाय थी। वह मूल रूप से विवान को मनाना चाहती थी, लेकिन उसकी दृढ़ आंखें देखकर उसने तुरंत अपने दिमाग में उस विचार को छोड़ दिया। चलो मैं तुम्हें अजूर विनर के प्रवेश द्वार तक ले चलती हूँ। धन्यवाद, विवान मुस्कुराया। हालांकि यह लड़की थोड़ी शरारती और नार्सिसिस्टिक थी। वह उसके प्रति बहुत दयालु थी और वह कृतज्ञ था। वह साक्षी के पीछे चला, एक अपरिचित जगह की ओर बढ़ रहा था। तभी 3 आदमी उनकी ओर चले। सबसे आगे सुनहरे वस्त्र पहने हुए साक्षी को देखकर मुस्कुराया। क्या संयोग है साक्षी, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है और तुम और भी सुंदर हो गई हो। पार्थिव, तुम्हें मुझे साक्षी कहने की अनुमति किसने दी? हम परिचित नहीं हैं। साक्षी थोड़ी नाखुश थी। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी का नाम पार्थिव था, क्लाउड सिटी कमांडर का बेटा। उसका कल्टीवेशन पहले ही बॉडी रिफाइनमेंट के 9वें स्तर तक पहुंच गया था और उसकी शक्ति अत्यंत भयंकर थी, जिससे उसे 9 यांग मार्शल आर्ट्स एकेडमी के शिष्यों का सम्मान और भय दोनों प्राप्त था। पार्थिव मुस्कुराया, फिर अचानक साक्षी के बगल में विवान को देखा और उसकी भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। साक्षी, यह व्यक्ति कौन है? कोई टिप्पणी नहीं, साक्षी ने कहा। पार्थिव ने सिर हिलाया। साक्षी की ओर एक हल्की मुस्कान के साथ चला और धीरे से कहा, वैसे साक्षी, मेरे पिता आज रात एक पारिवारिक भोज की मेजबानी कर रहे हैं। मैंने उनसे हमारी बात का जिक्र किया था और वह बहुत खुश हुए। मुझसे तुम्हें आज रात अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए कहा। साक्षी और भी नाखुश हो गई। कैसी हमारी बात? पार्थिव, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी, 1/10 में से भी नहीं। मुझे परेशान करना बंद करो। पार्थिव की आंखों में दुर्भावना की एक झलक चमकी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। ऐसा मत कहो, मुझे विश्वास है कि मेरी ईमानदारी तुम्हें निश्चित रूप से प्रेरित करेगी। ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं। पारिवारिक भोज शुरू होने वाला है, हमें जल्दी चलना चाहिए। यह कहते हुए पार्थिव ने अपना हाथ उठाया और साक्षी की ओर बढ़ा। तभी बगल से एक और हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। विवान आगे बढ़ा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने ध्यान से नहीं सुना? उसने कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। उसे परेशान करना बंद करो।